ठीक है, आज के आज ये अब बहुत आसान चैप्टर है। कहोगे सर आसान कैसे? इंटरेस्टिंग तो है, इंटरेस्टिंग तो है। भारत के अंदर सर्वोच्च ताकत सर्वोच्च अदालत है ना। क्या है? सर्वोच्च अदालत। भारत के अंदर कि कोर्ट के सबसे सुप्रीम लेवल, इसलिए इसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। चले, इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना रहेगा? इस लेक्चर के अंदर हम भारत की सर्वोच्च अदालत के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि और हिस्ट्री कैसे जनरेट हुई, आवश्यकता क्यों पड़ी, योगदान कैसे है, कितने लोग हैं, कौन कैसे मैनेज करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके से इस पे लोग हायर मतलब सॉरी इस पद पे आसीन होते हैं। छोटा पद नहीं है कि हम हायर कह सकते हैं, है ना, आसीन होते हैं। उनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक क्या मूल्य है, यानी वैल्यू है, पावर्स क्या है, और कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, बस इतनी सी ही चीजें हैं। कहोगे सर बस इतना है? आसान तो है। व्यक्ति विशेष के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं वैसे इनको ले लीजिए। सबसे पहले क्या जानेंगे? जुडिशरी को जानेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट समझने से पहले हमें यह जान जरूरी है कि न्यायपालिका क्या होती है। यानी हमने जब पढ़ा था ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब पावर शेयरिंग का दो फॉर्म, पहला हॉरिजॉन्टल होता है और दूसरा होता है वर्टिकल। तो दोनों को दूसरे शब्दों में हम ऑर्गन और लेवल कहते हैं। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता, उसमें हमने पढ़ा था कि कानून बनाने और सुधारने की व्यवस्था जो है संवैधानिक रूप से लेजिस्लेचर को दी गई है। अब जिस भी तरीके के कानून हैं उस तरीके के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मसलन बड़े ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स मिलकर एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन एग्जीक्यूशन के बिहाफ पे जो भी जजमेंट देना है या लॉ को मेंटेन रखना है, ये कौन करेगा? जुडिशरी करेगा, है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म और सीट्स यानी नंबर, कितने लोग हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बहुत बड़ी बात। एक लोकतांत्रिक देश में जहां हम आज ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हैं जो इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा देते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन पे, राइट है, कह भी सकते हैं। परंतु आज भी गाहे बगाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से एक बात जरूर कहता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। हर किसी को लंबे समय लगने के बावजूद मालूम है न्यायालय में समय लगेगा, परंतु यह विश्वास होता है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। नाम ही है न्यायालय, एक ऐसा आलय घर जहां न्याय मिलता है। न्याय भी बड़ा अजीब सी चीज है। एक लॉ के स्टूडेंट के रूप में मैं आपको बताऊं, न्याय भी बड़ा अजीब सी चीज है। जिसमें न्याय कहा जाता है उसमें एक पक्ष जिसको मिलती है वो उसको न्याय समझता है, सामने वाला नहीं समझता है। मान लीजिए मेरी और नैन्सी की लड़ाई हो जाए, नैन्सी कोर्ट में पहुंच जाए, साबित कर दें कि मैंने इनको मारा था, ज्यादा मारा है कि कम मारा है, अकॉर्डिंग टू लॉ प्रूफ कर दिया। महिला है, इस बात का फायदा भी मिल गया है। महिला पे हमने मार दिया, बच्ची को मार दिया, मारा दोनों ने, लेकिन संवैधानिक कई मूल्य हैं भाई, बच्ची को नहीं मारना है, लड़की को नहीं मारना है, सब कुछ है ना, प्रोटेक्ट। तो अब इस मामले में मुझे जेल हो गई या फाइन हो गया, मैं क्या सोचूंगा? न्याय। लेकिन अक्सर में है मुझे वैल्यू समझनी होगी, अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाइए, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिपेंडेंस का तात्पर्य जो डीप जाएंगे इसमें हम, सिंपल सा है कि देखो जो इनको नियुक्त करते हैं ना उनका भी प्रभाव नहीं होता है। मसलन अगर आज मैं एक ऐसे जजमेंट को देने जज के रूप में बैठा हूं, भगवान करे ये सौभाग्य मिले, लॉ का स्टूडेंट हूं तो, है ना, तो जजमेंट देने में बैठा हूं और मुझे अगर प्रधानमंत्री से संबंधित लोगों को भी जजमेंट देना है अपनी कोर्ट में, तो ना मेरे कलम डिगेंगे और ना मैं किसी से प्रभावित होऊंगा। ये होता है इंडिपेंडेंस। जिन लोगों ने मेरी नियुक्ति की है उनको भी मैं जजमेंट देने के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। मसलन एग्जीक्यूटिव लेवल पर जब आप आएंगे तो वारंट निकालने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाइए, बेल के पेपर को लेने जाइए, जेल भेजने के परमिशन लेके आइए, ड्रेस चेंजेस, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आप अपने सीनियर से एक पेपर लेते हैं, परमिशन लेते हैं। मालूम है ना ये बात? शिक्षा विभाग में भी आपने, हर विभाग में आपने देखा, पर जुडिशरी में चाहे वो एकदम लोअर लेवल का कोर्ट क्यों ना हो, उसके सम्मुख दिए गए दस्तावेज जिसको हम एविडेंस बोलते हैं और सामने आए हुए क्या गवाह,
है ना, उनके बिहाफ पर जजमेंट देने के लिए किसी से कुछ पूछना नहीं है और किसी से कोई दबाव में आना नहीं है. दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑल अबाउट ऑफ जुडिशरी. क्लियर है? जुडिक्शंस एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. जुडिक्शन वही चीजें हैं, क्षेत्र कितना विस्तार है, किन किन मामलों में ले सकता. अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में न्यूज में सुना होगा सुयो मोटो, है ना, ये डिस्ट्रिक्टिव पावर है सुप्रीम कोर्ट का, कि कोर्ट का ये सिस्टम है कि कोर्ट तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसके दरवाजे पे कोई आकर ना कहे मिलॉर्ड. लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे संवैधानिक पावर दिए गए हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर अपहोल्ड नहीं हो रहा हो, इंटीग्रिटी यूनिटी में प्रॉब्लम आ रही है, सोवर्निटी में कहीं प्रॉब्लम आ रही, ऐसे कुछ मामलों में वो स्यू मोटो ले सकता, बिना किसी कंप्लेन के उस सरकार को क्लास लगा सकते हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये संविधान ने अधिकार दिया है. क्लियर है? तो ऐसे अधिकारों के बारे में देखेंगे. और फिर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का. हमने कोर्ट में मालूम, अभी पढ़ेंगे कोर्ट के बारे में तो बताएंगे. कोर्ट का काम सिर्फ सजा देना नहीं है. कोर्ट का सबसे प्रथम दृष्टि काम होता है आप और लोगों के बीच में कानून की सर्वमान्यता को स्थापित करना. मतलब हम और आप दोनों कानून को माने, न्याय को बैलेंस करना. उसके बाद डिस्प्यूट जो हो रहा है उसको सॉल्व करना. पहले तो ऐसा करना कि न्याय आपके अंदर क्या हो, सेटल्ड हो. इसके बाद भी अगर हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करना. बाद में होता है कि आपको जो है अपने क्राइम किया है तो एज पर द लॉ. क्लियर है ना? अपील्ड बाय द स्पेशल लीव एक्ट नंबर 136 और 7 को भी देखेंगे. इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, हिबिस्कस कॉर्पस, मेरिडियन वाला याद आ रहा है आप लोगों को? कोटो क्वारंटो वाला याद आया? जेल के अंदर किसी की हत्या और या मृत्यु, जेल में पकड़ना, डिटेन करना, जेल ले जाने से पहले घर वालों को इंफॉर्मेशन देना, फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में याद आ रहा है? बताया था ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बाद में फिर हाई कोर्ट को भी दिया गया है. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरविजन फंक्शन. चलें फिर स्टार्ट करें मजेदार चैप्टर को. याद करेंगे यहीं पर. सबसे पहले क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट supervises and control the whole judicial administration in the country, control the functioning of other court, its decisions are binding on all other court of the country. ये सीधा समझ लीजिए, आपके घर में आपके दादाजी जो डिसीजन लेंगे वो आपके पिताजी पे भी लागू होगा और आप पे भी लागू होगा. नहीं होगा? बोलो. यानी संविधान के ढांचे के अंतर्गत न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए जो भी डिसीजंस होंगे वो इंडिया के सभी ऊपर नीचे वाले सभी कोर्ट में सर्वमान्य होंगे. कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, यहीं से हो जाता है कि भारत के समस्त यानी 22 हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टों के दिशा निर्देश और संचालन का हाथ किसके में है? क्लियर हो गया? कहता क्योंकि कोई भी सेपरेट सेट ऑफ लॉ नहीं होगा. सिंगल सिविल एंड क्रिमिनल सिस्टम ऑपरेट थ्रू आउट द कंट्री. कोई सेपरेट लॉ नहीं होगा. अपने मन से कोई कानून नहीं बना सकते आप. अपील करने का सिस्टम क्या है? कहता कि लोअर कोर्ट तब हाई कोर्ट और तब सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के वायलेशन के मामले में ही सीधे अपील कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी मामले में यू हैव टू गो थ्रू द सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट. क्लियर? You cannot jump directly to the High Court and Supreme Court for a particular matter until and unless it is not related to your fundamental right. Clear? Clear है? Appellate system clear हो रहा है? हाई, अब देखो कहता है सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोकल. किसी को कोई परेशानी कहीं पे लग रही है? कहीं भी ऐसा लगे कि सर रटना पड़ रहा है तो मुझे बोलना, हम आसान करेंगे उसको, क्योंकि मेरा खुद में ये पसंदीदा है ना, सिविक्स के भी लॉ. चलिए, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम. वाई? एक दूसरे से जुड़े हुए और एक न्यायपालिका. क्यों? देखो सिंपल सी बात है कि राइट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बाय मेकिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द टू ऑर्गन्स. इंडिविजुअल व्यक्ति के राइट के लिए ऐसा करना क्यों जरूरी है? ताकि स्वतंत्र रूप से दो ऑर्गन का अधिकार सुरक्षित रहे. अगर इंटीग्रेटेड नहीं रखोगे तो किसी भी लेवल के गवर्नमेंट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं या लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी. इंटीग्रेटेड अगर एक दूसरे से नहीं जोड़कर नहीं रखोगे और किसी को बड़ा या छोटा बना दोगे तो फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं रह जाएंगे. मसलन या तो लेजिस्लेचर को बहुत पावरफुल बना दो तो फिर जुडिशरी को कहीं ना कहीं वो डिवाइड करेगा, और जुडिशरी को कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल बना दो.
एज पॉइंट किसी को नहीं देना है। वो एज पॉइंट तभी होगा जब दिए गए अधिकार का वायलेशन होगा या दिए गए एक्ट के अंतर्गत आ जाओगे। सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पीएम ऑफ इंडिया को बुला सकता है अगर वायलेशन ऑफ लॉ है तब, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं बुला सकता until and unless there is not a notice and impeachment नहीं हुआ है। समझ रहे ना? तो there is integration and a process so that independent of the two organs will uphold। क्लियर? कोई दिक्कत है किसी को? अगला आ जाइए, फेडरल सेटअप को सुरक्षित करने के लिए। फेडरल सेटअप मतलब पावर शेयरिंग। अब देखो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का ये सिस्टम है, हमने पढ़ा कि स्टेट लिस्ट स्टेट के लिए, यूनियन लिस्ट यूनियन के लिए, दोनों को मिलकर काम करने के लिए। कंकरेंट लिस्ट रेसिडेंट लिस्ट है जिसमें जो समय, अब इन सभी लिस्टों में बराबर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा और नुकसान है या डिस्प्यूट है तो कौन सॉल्व करेगा? शुरू में हम लोग पावर शेयरिंग में पढ़े और फेडरलिज्म में भी पढ़े, कौन सॉल्व करेगा? कोर्ट। मालूम है ना? चलिए, ऐसा एग्जांपल भी बताया था आपको कि जब फॉरेस्ट वाला मामला आया था तो कहा था भाई सेंट्रल ने सही पॉइंट रखा था कि फॉरेस्ट की सही से वैल्यू नहीं क्रिएट की जा रही है, लेकिन हुआ कि भाई अगर हम सेंट्रल की बात मान के सेंट्रल लिस्ट में यानी यूनियन लिस्ट में जोड़ देते हैं तो स्टेट की तरफ से ये होगा कि भाई है ना, राज्यों की वैल्यू नहीं दे रहे हैं आप, तो उन्होंने कंकरेंट लिस्ट में डाला। चलो तुम भी करना चाहते हो, गलती हो गई थी, चलो तुम भी करो, तुमने सही बोला था, तुम भी करो, दोनों मिलकर काम करो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, SC not only safeguard the separation of power but also prevent any action that violates the limitation of human rights and protect the democracy। किसी भी तरीके से मानव अधिकार भी हनित नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों को मालूम है हाई कोर्ट ने भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, दिया ना, कि द यूज ऑफ डिमोलिशन शुड बी विद द प्रॉपर, है ना। तो ऐसा है कि डेमोक्रेसी के लिए कई डिसीजंस ऐसे हैं, डिसीजन में आदमी को पूरा मान रहता है कि जज बैठेगा तो यही काम कर देगा, ऐसा नहीं है। जज बैठेंगे तो क्या डिसीजन ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट के। जब 3 तलाक बिल वाला बात आया था तो भी ऐसा ही हुआ था। आप देखेंगे मस्जिद वाला मंदिर वाला मैटर था तभी भी ऐसा हुआ था। अभी सब लोग एकदम एकदम मान के रखे थे कि बनारस वाला जो मुद्दा हुआ था उसमें चीफ जस्टिस बैठेंगे तो बस दे ही देंगे। क्लियर है? कितना मुश्किल होता है एक जज के लिए बेटा, वो एक इंसान भी है और जज भी है। उस जज को मैं सल्यूट करता हूं, मतलब जो व्यक्ति बैठकर प्रूफ मांगा, जजमेंट इसी को कहते हैं, गिव मी द प्रूफ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ राम। क्यों मालूम है? उसको तुलनात्मक रूप से ना, हीनात्मक रूप से आप कह सकते हो जज हैं, रामनवमी को छुट्टी लेते होंगे, मांग लिए कि राम जी का प्रूफ दीजिए, या आप नेगेटिव माइंड पे ले लीजिए इस बात को, लेकिन जरा सोचिए कि उन्होंने इस बात को पूछकर प्रमाण लेके जब जजमेंट दिया है, कितनी अच्छी बात है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो उस रिलीजन से थे, मेजॉरिटी से थे, तो उन्होंने एज लिया है, बाय प्रूफ उन्होंने जजमेंट दिया है। और ना सिर्फ जजमेंट दिया है बल्कि वहां गजब के जजमेंट दी, वहां आप भी हैं और दूसरों को भी दिया, एक किसी को पोलराइज डिसीजन नहीं दिया। समझ गए? आगे चलें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कंपोजिशन क्या होगा, CJI एंड 33 अदर जजेस, टोटल कितने? 34। असेंडिंग ऑर्डर में याद रखिएगा 3+4 है ना, 3 या 4, 34 है ना। इंक्रीज द नंबर ऑफ 30 to 33 अदर जजेस इन 2019 थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक संशोधन के जरिए ऐसा किया गया है। पार्लियामेंट बाय लॉ मेनी प्रेस्क्राइब लार्जर नंबर ऑफ जजेस, नंबर की जरूरत है भी, जजेस की संख्या ज्यादा होनी चाहिए भारत में, कोर्ट की संख्या भी और बढ़नी चाहिए, है ना, पेंडिंग केसेस ज्यादा हैं। चलिए, क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मत ले लेना कि 35 साल है, भारत का नागरिक है, इलेक्शन लड़ सकता है। यहां इलेक्शन नहीं लड़ना है कि जज बन जाएंगे। हैव बीन अ जज फॉर एटलीस्ट ऑफ अ हाई कोर्ट एंड 2 or more हाई कोर्ट इन द टोटली इन सक्सेशन। क्लियर? 2 या 2 से अधिक एक दूसरे के बाद लगातार होना चाहिए, और कम से कम कितना साल होना चाहिए? हैज बीन एटलीस्ट 10 year क्या एडवोकेट ऑफ किसका? हाई और 2 more हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट इलाहाबाद, हाई कोर्ट चेन्नई, हाई कोर्ट बंबई, पटना, ऐसे, ठीक है ना। एक से नहीं चलेगा कि एक ही जगह पे 12-13 साल आप दिए हैं। 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में होना चाहिए, कितने साल? 10। इसके बाद जज 5 साल, तब जाकर इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट एज डिस्टिंग
राष्ट्रपति की नजर में एक आप अच्छे ज्यूरिस्ट हैं, नहीं समझे, न्यायकर्ता हैं, तब आप पहुंचेंगे वहां, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। क्लियर? चले आगे, अब आ जाइए। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ओथ कौन दिलवाता है? देखो कितना जबरदस्त है। वो भी इनको अपॉइंट करके ये नहीं कह सकते सुनो फलाना वाला केस जो है मेरे पड़ोसी का है, उसमें थोड़ा मेरे हिसाब से जजमेंट देना, हटा भी नहीं सकते तुम चीफ जस्टिस को, इंपीचमेंट लगाना पड़ेगा। नहीं कह सकते कि फलाना वाला केस कल चलने वाला, हमको मालूम है ये मेरे खिलाफ में देंगे, चलो हटा देते हैं, संभव नहीं है। समझ गए कि नहीं? ये ऐसा पावर है कि देख के फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा, उस पावर को आप रोक नहीं पाएंगे। विद द चीफ जस्टिस ऑफ, however in case of appointment of chief justice usually the senior most judges of supreme court is appointed। नहीं समझे? जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो सीजीआई और प्रेसिडेंट के समन्वय से होगी, परंतु जब ये बात चीफ जस्टिस पे आती है तो जो सीनियर होते हैं उनको किया जाता है। एक बार सीनियर में भी थोड़ा एज पॉइंट भी देख लिया जाता है। क्लियर है? और आपको मालूम है सीनियरिटी के बिहाफ पे क्लियर भी हो जाता है। जैसे अभी अपने देश के सीजीआई कौन है, अभी कहां है, अभी तो वही है, क्या नाम है, डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई, और अगले कौन होने वाली है, महिला है कोई, पता कर लेना। क्लियर हो जाता है सीनियरिटी के बिहाफ पे कि अब वो होंगे। चले आगे। व्हेन द चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज प्रेसिडेंट में अपॉइंट अनदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग, कार्यवाहक, वैसे ही जैसे कि उप वाला पद होता है, वाइस वाला होता है। क्लियर है? जैसे ही वो जज आ जाएंगे या नियुक्त हो जाएंगे या छुट्टी पे हैं या लीव पे हैं या बीमार हैं या बाहर हैं, जो कुछ भी है, तो उनका पद ऑटोमेटिक खाली कर देना होगा। क्लियर है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ पीरियड एज में बी नेसेसरी। क्लियर? क्या है? एड हॉक के रूप में हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। Such appointment are made with the consent of and after the constitution with the chief justice of concerned। क्लियर हो गया? उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसेंट लेना है, प्रेसिडेंट की भी मंजूरी होनी चाहिए, और तब भी वो ज्वाइन कैसे करेंगे, एडॉक यानी टेम्पररी के आधार पर। चीफ जस्टिस के सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज हमेशा के लिए नहीं हुए हैं। क्लियर हो गया? चलिए, टर्म क्या है, अंटिल द एज ऑफ, बड़ा गजब। अब सोचो, एक लॉ की डिग्री अच्छी जगह से लेने के लिए भी 25-30, खाली एलएलबी कर लेने से काम भी नहीं चलेगा, एलएलएम करोगे तो अच्छा थोड़ा वैल्यू बनेगा। फिर आपको 2 साल लग जाएंगे डिग्री वापस लेने में, फिर उसके बाद आप जाएंगे बार काउंसिल का लाइसेंस लेंगे, फिर स्टेट से सेंट्रल वाला वो लेकर आएंगे, फिर 10 साल लॉ की प्रैक्टिस एज अ लॉयर। इसी बीच में आप जज की तैयारी करेंगे, वो भी मामूली नहीं होता है, समझ रहे हैं? तब जाकर आप 15 साल, अब जोड़ लीजिए 45-50 के बीच में, तो आप ऐसे ही पहुंच गए जज बनते बनते। समझ रहे हैं ना? अच्छे जगह पर पहुंच गए हाईकोर्ट। कभी बहुत कम 40 से नीचे में आपने देखा है कि हाईकोर्ट वगैरह के जजेस को। ठीक है, अब वहां पहुंचे। अब आपको, आप समझ लीजिए कि 64 साल की उम्र में अगर जज बने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 65 पे आप रिटायर हो जाएंगे, चाहे आप दो। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। मान लो 1 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मामले थोड़ी। हम तो ये सोचते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हो जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। वकील का होता है वो पोस्ट, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पद है सॉलिसिटर जनरल ऑफ लॉ के लिए, है कि नहीं? सॉलिसिटर देखिए, है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूशन में स्टेट को लीड करिए, ठीक है। मे रिमूव बाय प्रेसिडेंट थ्रू द इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेव और इनकैपेसिटी, यानी गलत किए हों या अपरिपक्व हों, ऐसा दिख जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट तक जो इतना क्वालिफिकेशन करके पता, अपरिपक्व वाली बात तो हो ही नहीं सकती, है कि नहीं है? अबे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने से पहले इतना सारा टेस्ट हुआ है। नेता थोड़ी तरह सेलेक्ट हुए हैं, मंत्री, तो मंत्री बनने के बाद पता लग जाएगा कि शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं है कि नहीं? 10 साल वकील रहा, 5 साल हाईकोर्ट में रहा, अलग अलग हाईकोर्ट में रहे, इतना कुछ देख के जिसको लाया गया वो अपरिपक्व तो होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। चलिए, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2 मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट वोटिंग इन द बोथ हाउसेस। इंपीचमेंट के लिए करना पड़ेगा। क्लियर है?
या तो 2/3 बहुमत ले दीजिए दोनों हाउसेस से, या जो लोग प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 लोगों को लेकर आइए। अब दोनों हाउसेस होना चाहिए, तभी जाके महाभियोग चलाया जा सकता है। अब बिना महाभियोग के आप हटा नहीं सकते। समझ में आया? चलिए, अब होता है कि सीट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का है कि दिल्ली में ही है, कैपिटल सिटी में, और चीफ जस्टिस इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं प्रेसिडेंट से। चाहे तो दिल्ली के अलावा कहीं और भी भारत में इसको स्थापित कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही रह सकता। अब चूंकि एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, और नेशनल कैपिटल भी है, तो उससे अच्छी जगह कहां हो सकती है? किसी स्टेट में एज मिलने लगेगा। किसी स्टेट में अगर आप चीफ जस्टिस बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट रहे तो वो एज पॉइंट होने लग जाएगा, है ना। तो नेशनल कैपिटल में ही रहेगा, हालांकि ऐसा कर सकते हैं। चलिए, कुछ क्या पॉइंट्स हैं वो बड़ा थोड़ा तेजी से देख लेते हैं। कहते हैं कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिल्ली, बट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अदर लोकेशन विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल। क्लियर? लोकेशन सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड ऑन द ब्लॉक ऑफ तिलक मार्ग इन न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, हिस्ट्री क्या है? सुप्रीम कोर्ट इनिशियली ऑपरेट किया गया था फ्रॉम द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बिफोर मूविंग टू इट्स करंट लोकेशन इन 1950। क्लियर? आज के जिस सुप्रीम कोर्ट को आप देख रहे हैं, उससे पहले ओल्ड पार्लियामेंट में चलता था 1958 तक। क्लियर? चीफ जस्टिस का पावर क्या है? तो चीफ जस्टिस हैज अ पावर टू चेंज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट इट्स नीड एन ऑप्शनल प्रोविजन, नॉट मैंडेटरी। क्लियर? The Constitution of India, Article 130, states that Supreme Court shall sit in Delhi or in the other place as a Chief Justice of India may appoint the chairman of the drafting committee, justified the choice of Delhi as a seat because it was the capital during the। कोई दिक्कत नहीं है? आर्टिकल 130 क्लियर हो गया ना? आसान लग रहा है? डीप नहीं लग रहा है? लग रहा है कि बहुत ज्यादा नोट से जरूरत है। ठीक है ना अंजलि? ठीक है, माही नहीं आई आज क्या? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहता है कि प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट इज क्या है? इन अपॉइंटमेंट एंड टिपिकल impeachment procedure for removal only ground is proved misbehavior and incapacity. Proved means impeachment can be presented after an allegation that has been thoroughly examined by someone impartial tribunal। क्लियर हो रहा है? क्या कह रहा है कि भाई साहब, नियुक्ति से लेकर महाभियोग लगाकर हटाने तक की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सिद्ध और पारदर्शी है। नहीं समझे? पूर्ण रूप से सिद्ध और पारदर्शी का मतलब प्रोसेस में जो भी क्वालिफिकेशन लिखी गई है वो प्रूव्ड है, तभी वो आए हैं। हटाने वक्त महाभियोग लगाया जाएगा तो उसको भी ट्रिब्यूनल तरीके से बिना किसी पार्शियलिटी के प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हटाया जाएगा। तो जिसके आने और जाने का पूरा कहते हैं कि जिनके आने के हो निशा उन्हें ही याद किया जाता है, और दुश्मनी तभी होती है पूरी जब 2 घर बर्बाद किया जाता है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर जो कुछ हो रहा है वो एकदम प्रूव्ड है और इंपार्शियल है पूरी तरीके से। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता इंडिपेंडेंस होने का। स्वतंत्र हैं। दूसरा इंडिपेंडेंसी का ले लीजिए इनके वर्क की अकाउंटेबिलिटी पे। तो मैंने आपको कहा कि किसी भी जजमेंट के लिए लोअर से ऊपर तक आ जाइए, प्रभावित नहीं होते हैं। अब कुछ लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि सर कई बार तो ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट में जजमेंट मिलती है, हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि वो पार्शियल जजमेंट है या फिर वो जजमेंट इंडिपेंडेंस नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंस तब नहीं होता जब उस जजमेंट को लिखते हुए तो वो जज अपने सीनियर जज को फोन करके पूछते कि सर मैं फलाने को फांसी देने वाला हूं तो कि नहीं। ऐसा कभी आपने सुना है कि जज ने फोन किया अपने सीनियर जज को, सर सुनिए ना फलाना पॉकेट चोरी करके भाग गया था, 3 महीने का दे कि 6 महीने का दे? पूछा कभी जज ने किसी से? नहीं। दैट मीन्स डिसीजन नहीं पूछ रहे हैं वो किसी से। तो डिसीजन लेने वाला जब अपने से डिसीजन ले रहा है, इससे बड़ी आजादी क्या देखने को मिलेगी आपको? और नियुक्ति और हदाना दोनों ही क्लियर कट है। तो ये प्रूफ, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आ जाइए। सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस, नो रिडक्शन इन सैलरी एंड अलाउंस एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में आपको मैंने बताया था पॉलिटिकल इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब वॉर हुआ था तभी भी हमारे देश में लगा था, लेकिन पॉलिटिकल वाला तब हुआ था जो 1917 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। क्लियर है ना? इमरजेंसी सैलरीज एंड एलिगेशंस आर eligence are charged on the consolidated fund of India and therefore are not subject to the vote of
ऐसे किसी अन्य कारणों से आप इनका पैसा नहीं काट सकते। ये नहीं कि आज ड्यूटी पे नहीं आए हैं एब्सेंट लगा दीजिए, सब नहीं चलेगा। समझ में आया? आज जज साहब 2 घंटा ही बैठे हैं, 3 घंटा पूरा नहीं किए हैं तो हाफ डे लगा दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? बारिश का गर्मी का सीजन चल रहा है या कुछ ऐसी चीज, ये सब नहीं कर सकते आप, है ना? जो भी वेतन प्रमाण है और इनके जो सर्विसेज कंडीशन है ना। अच्छा, जब जज साहब आए थे तो खाली सरकार के खिलाफ ही डिसीजन ले रहे थे, बस इनको प्रमोशन नहीं देना है। ये सब कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक डिस्ट्रिक्ट जज ने भाई साहब यूपी के सबसे हिलाने वाले मंत्री को सजा दिया, मालूम आपको? पूर्व पार्टी के थे वो, मऊ में रहे भी डिस्ट्रिक्ट जज बन के, सौभाग्य रहा मिल भी पाए उनसे। सिक्योरिटी बढ़ाई के बाद में उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है, ठीक है, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। जेल के अंदर सिंपली आए, बहुत अच्छे से रहे, उन्होंने अपने अकड़ दिखाने की कोशिश की। हम तो मतलब एक स्टेटमेंट में, सीधे सीधे एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ऑन द ड्यू ग्राउंड ऑफ योर स्टेटमेंट शट अप राइट नाउ, आई डोंट वांट एनी साउंड, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर आई एम यूजिंग माई डिस्क्रिटरी पावर। अब तुम्हें बिल डिनाइड है, इसी साहब बोला उन्होंने, बिल डिनाइड है ऑन द एविडेंस वॉट एवर हैज बीन presented in on my table by the prosecution. I am sending you in behind the bar for the 2 months and after that I will take the decision in behind the bar. जेल के अंतर्गत ही तुमसे जेब सजा तुमको देंगे, जा काम खत्म। का तेज बोलने से डिस्क्रिटरी पावर का इस्तेमाल करता हूँ, कितना मस्त पावर रहता है ना। फोन बज गया ना खाली, समझे कि नहीं? फोन बज गया। हम लोग शुरुआत में 2018-19 के आसपास की बात है, मैंने एक जगह पे देखा था अपने ही कोर्ट के अंदर में, नए नए दरोगा आए थे। अब लोग कहते हैं कि बहुत पावर वाली बात भी थी, बेल्ट वेल्ट सब पहन के जाना होता है, ड्रेस उसमें। फोन बज गया और फोन ऐसे निकाल के, और फाइल ऐसे रखे थे, फाइल टेबल पे रखे, और सीजीएम थे लोकेश नागर जी, आज भी मुझे याद, उनके घर में थोड़ा उनके बच्चों को पढ़ाया भी है थोड़ा बहुत, है ना। तो ऐसे करके और फाइल रख दिया उन्होंने। 15 मिनट कोने में खड़ा करके सैल्यूट मरवाए थे, खड़ा हो, नेक्स्ट 15 मिनट सैल्यूट, ऐसे ऐसे, फिर ढीला, फिर ऐसे। पावर ऐसे नहीं आता है। अब आप कहोगे कोई दूसरा देख के कहेगा सर देखिए पावर का मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो, उन्होंने अपने के लिए नहीं कहा, वहां से हटके चले गए थे वो, उस कुर्सी को जिसे वो बैठे हैं, मुझे मत करो। भूल कैसे सकते हो? पहले तो फोन नहीं चलना चाहिए, कोर्ट के अंदर लिखा है फोन चला, उस फोन की वजह से तुम फाइल तिरछा रखे, सैल्यूट भूल गए। ऐसा पावर होता है, याद रख लीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। तेज आवाज में बोले तुम्हारा डिग्री खा जाएंगे। और एक ऐसी जगह जहां हर जगह मंत्री जी, नेताजी, चाहे नेता है मंत्री, जा कौन है जज, मिलॉर्ड, माय लेडी, योर ऑनर, यही सब बोलना पड़ेगा। रे तरे नाम नहीं ले सकते हो। जज मान लो शर्मा है, मिस्टर शर्मा आई वांट टू प्रेजेंट दिस फाइल, जेल भेज देगा तुमको, तुरंत जज जेल भेजेगा। समझ गए? चले आगे। पावर है, ऐसा पावर कहीं नहीं है, हैं? बहुत पावर है। मजा भी आता है भाई साहब, मजा भी है जिंदगी का। पढ़ना है 30-40 साल तक पढ़े, और जब ये जिंदगी मिली ना तो जिंदगी है, क्या समझे? किसी को बुला लो। अब लोग स्टूडेंट होने के नाते कुछ कुछ चीजें जानते हैं। एक वकील साहब का ऐसे ही हो गया था, किसी पुलिस के बड़े अधिकारी ने, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने वकील को सामने में कह दिया कि तुम लोग पैसा देके जल्द से जमानत करा देते हो। अगले दिन सब स्ट्राइक कर दिए, सीजीएम साहब फोन कर दिए, जिले के बड़े अधिकारी की बात बोल रहा हूँ, पुलिस का। सीजीएम साहब सामने फोन किए, बोले कि तुम ही अब तय करोगे किसको बेल देंगे किसको नहीं देंगे। 15 मिनट मेरे थाने आओ, मेरे ऑफिस में आओ। 15 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी पे था भाई साहब, हुटर बजाते हुए, पूरी ट्रैफिक खुलाते हुए 15 मिनट बाद पहुंचे थे, तो 3 दिन के लिए सस्पेंड रखे थे उनको। जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, अब समझ सकते हो कौन सा पोस्ट होगा। 3 मिनट 4 मिनट लेट हुए और उनको सस्पेंड कर। समझ के? बहुत पावर होता है, समझ गए? हाँ, हाईकोर्ट में एक अधिकारी आए थे, उनके भी इसी तरीके से हुआ। तेज आवाज में बोले आईएएस हो ना, सिखाना पड़ेगा तुमको। वहां गए थे, ट्रेनिंग में नहीं समझाया गया था, 1.5 महीने के लिए इनको सस्पेंड करिए, सो कॉज नोटिस दीजिए, कोर्ट में कैसे पेश होते हैं पता रहना चाहिए। बहुत पावर है। अगर पढ़ के करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, पढ़िए और फील करिए इस चैप्टर को। पावर टू प्योरली अनाउंस देयर डिसीजन एंड पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गवर्नमेंट ड्यूटीज टू इंश्योर जजेस पर्सनल सेफ्टी ऑफ ऑल कॉस्ट। क्लियर ना? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात, पावर है किसी भी सजा पे। मतलब चोरी है तो कहां से कहां तक देना है, ये ना वकील से पूछना है, ना मुवक्किल से पूछना है, ना अपने सीनियर से पूछना है। मेरे विवेक में जो है वो हम देंगे। वो अलग बात है कि हमसे ऊपर वाले कोर्ट में लेके, जब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहां लेके जाओगे? कह दिया ना तो ना, हाँ तो हाँ, काम खत्म। क्लियर?
फ्री टू डिसाइड। एक तो लड़का था, हमसे एक दिन पूछा कि सर इंटरनेशनल कोर्ट ले जा सकते हैं? बेवकूफ, बन में देश की सोवरेनिटी खत्म करोगे, मैं सुप्रीम कोर्ट तुमको जजमेंट देगा, इंटरनेशनल कोर्ट लेके जाओगे तुम? दिमाग खराब है क्या? कह भी नहीं देना कोर्ट में, तुमको जेल भेज देगा। हमारे कोर्ट की डिसीजन तुम इंटरनेशनल ले जाओगे? क्या करोगे? इंटरनेशनल मामला है क्या? और उसके लॉजिकली भी सोचिए ना, वो प्रॉब्लम कहां हुआ था? इंडियन टेरिटरी में, ठीक है? हुआ किसके साथ था? इंडियन सिटीजन से। किया किसने था? इंडियन सिटीजन है। तो इंटरनेशनल से क्या लेना देना उसका? इंटरनेशनल कोर्ट वाला मार के भगा भी देगा, लेके जाओगे भी तो, ठीक है? लॉजिक भी नहीं बनता। एक बच्चे ने ऐसे ही पूछा था, तो मैं बता रहा हूं, फ्री टू डिसाइड इट्स ओन प्रोसीजर ऑफ वर्क कंडीशन सर्विस एंड एम्प्लॉइज, नो इंटरफेरेंस और क्लियर, नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस आफ्टर देयर रिटायरमेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट इन्फ्लुएंस देयर फॉर्मर। कितनी बड़ी बात है। और इतना गजब का जिंदगी जीना पड़ता है ना बेटा, जज वगैरह की जिंदगी ऐसी होती है, किसी बड़े नेता, किसी बड़े ऑफिसर्स, कोई संबंध नहीं रखना होता। पता नहीं कब कहां से कौन वायरल कर दे, वो बाद में कहे कि आपका जजमेंट डिफाइन हो रहा है उससे। अभी हाल फिलहाल में न्यूज में आपने सुन लिया था सीजीआई के बारे में ना, पूजा में किसी को बुला दिया। कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह पाती है ये इंडियन सोसाइटी के अंदर में, रखना भी नहीं पड़ता। ऑब्वियस सी बात है। और थोड़ा सा सोचोगे भी ना तो ऐसे भी है कि अगर बहुत ज्यादा मिक्सिंग रखेंगे तो डिसीजन में वो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि जज सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा सोचता है ना, वहां बैठने के बाद बड़ा ही निर्दयी हो जाते हैं सामने के प्रति। मतलब कई ऐसे जजेस को हमने देखा है कि सामने में एविडेंस और प्रूफ रखने के बाद इमोशन अंदर से कहता है यार छोड़ देना चाहिए इनको, फिर भी देते हैं सजा। हटने के बाद चेयर से बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू बाउंड टू बी, लॉ है, मुझे देना पड़ेगा। कई बार ऐसा हुआ है। तो और सबसे बड़ी चीज, आप किसी फील्ड में काम करते हैं, अपने कलीग्स के साथ एक रिलेशन है, एक फॉर्मर है कि यहां कुछ नहीं, ठीक है? आप सीजीआई भी रह चुके हैं तो भी सीजीआई होने के बाद आप बाकी के जजेस के ऊपर कोई रिलेशन नहीं बना सकते ना, आपका वो सुनेंगे, ठीक है? Original jurisdiction, power to hear and determine a dispute in the first instance, their case which cannot be heard and determined by any other court except in Supreme Court. एक ऐसा पावर है कि इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंतर्गत वो केस ना सुना जाए और सुनने लायक ना हो या सुना ना गया हो, उसको सीधे सुनेंगे और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करके उस पर डिसीजन दे सकते हैं। जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ एफआर एक्सेट्रा, फंडामेंटल राइट। क्लियर? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं इसको। ये तो समझ में आ ही रहा आप लोगों को। क्यों? ऑन अपील लाइज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में चेंज द डिसीजन और रिड्यूस द सेंटेंस गिवन बाय द लोअर कोर्ट। यानी या तो हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए सजा को बदल दें, कम कर दें, ज्यादा कर दें, लेकिन ये जो कर देंगे वो फाइनल रहेगा। या तो सस्टेन कर दें उसको, या रिड्यूस कर दें, खत्म कर दें, बढ़ा दें, घटा दें, सारा अधिकार इनके पास है। क्लियर? दिक्कत नहीं है ना? Such jurisdiction of Supreme Court extend to the Constitution, civil and criminal। कोई परेशानी हो रही किसी को? समझ आ रहा है ना? Advisory jurisdiction in two type of matter referred by the, clear हो रहा है? If President counsel that any question of law is of public importance and it is necessary to obtain the opinion of Supreme Court, opinion only the advisory due to not being abiding on the President or government, nor it can be treated as judgment of the Supreme Court। एडवाइजरी का क्या मतलब होता है? एडवाइजरी का मतलब होता है, जैसे हाल फिलहाल में ऐसा हुआ था कि सिविल केसेस के अंदर में कई तरीके के केसेस आते थे, है ना? और डॉक्टर वगैरह को लेके भी कई तरीके के केसेस आते थे। मैं केस का नाम नहीं लूंगा, थोड़ा सा रिलीजियस हो जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा स्टेट और सेंट्रल दोनों को भेजा कि अपॉन इतने दिन के अंदर आप इसमें कानून बनाइए। ये एडवाइजरी जारी करने की बात हो गई ना। एक्शन डिसीजन क्या होता? वो बोलते कि 15 दिन के अंदर बना कर, जैसे एसबीआई वाला किए। एसबीआई वाला याद आ रहा आप लोगों को? नहीं याद आ रहा होगा। नहीं, वो बॉन्ड वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, पता किया क्या कि इतना इतना पैसा आया है, एसबीआई से बोले। अब एसबीआई वाला अपने ही एटीट्यूड में, जैसे कस्टमर को बोलता है लंच के बाद आना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको पूरा लिस्ट दीजिए, बोला कि हम 45 दिन बाद देंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला हेलो भाई साहब, कस्टमर नहीं मांग रहा है, हम मांग रहे हैं। काम करो, तुमको 1 हफ्ता दिए थे ना, अब परसों तक दो। अब वो कहते कि नहीं देंगे, तब अगला ही सेंटेंस में आता कि एसबीआई नहीं है, जाओ लाइसेंस से खत्म तुम्हारा। भाई साहब पूरा वर्कफोर्स लगा करता है, में सारा लिस्ट निकाल के दिए लोग। तो ये होता है डिसीजन सुओ मोटो वाले लेपी पे। एडवाइजरी क्या है? अब जैसे पॉल्यूशन को लेकर सुओ मोटो ने पोल्यूशन को लेकर इंडेक्स कुछ बना दिया कि सरकार ऐसी कोई प्रावधान लाए
मतलब ऐसे कोई मामले पब्लिक इंपॉर्टेंस के जिसमें लगता है कि कोर्ट अगर इस पे कुछ कहेगी तो एक, है ना, एक मोटिव बनेगा, लोग सुनेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वो उसको कहते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अब जैसे कई ऐसी चीजें डिस्प्यूट होती हैं आपकी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्योर जुरिडिक्शन वाला चीज को लेकर बोलते हैं। अब वो कैसे होता है? कॉग्जिनेटिव और नॉन कॉग्जिनेटिव दो वर्ड होते हैं लॉ में, है ना। कई ऐसे चीज होते हैं जैसे कि आपका अपराध अभी उसमें ज्ञात नहीं हो रहा है, और एक हुआ कि अपराध ज्ञात हो जाए, महिला संबंधित कोई मामला हो गया, है ना, छेड़छाड़ी और सब लेके। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनके दर्ज होने पे ही सीधा वो है कॉग्जिनेटिव, भाई साहब समझ गए, सीधा आपराधिक मामला है वो। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके दर्ज होने पे क्लियर नहीं कि कॉग्जिनेटिव नहीं है। समझ में आया? जैसे 156(3) के तहत, जैसे अब 156(3) क्या होता है ये बता दे रहा हूं आप लोगों को। 154 के तहत एफआईआर दर्ज कराने आप जाते हैं, थाने में किसी ने नहीं सुना। 155 में आप गए एसपी साहब से बोले, वो भी नहीं सुने, तो आप कोर्ट पहुंच जाइए। 156(3) के तहत अपने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बोलिए और वो मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दे देंगे, और अब उसके बाद थाना को मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। तो 156(3) के अंतर्गत जो मुकदमे होते हैं मैक्सिमम नॉन कॉग्जिनेटिव होते हैं, क्योंकि आपने बोला, जज ने एक सिटीजन के अधिकार पर आपको मान लिया, और संबंधित धाराओं में या जो आपने मांगा उसी धारा में जज को जैसा लगा उस आधार पर उन्होंने आदेश दे दिया कि एफआईआर दर्ज कर दीजिए। तो एफआईआर दर्ज तो हो गई, लेकिन अब आपने कहा कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। अब ये जान से मारना एकदम बिल्कुल समझ लो ना, क्रिमिनल केस है। अब क्रिमिनल केस कॉग्जिनेटिव हो गया तो अगला आदमी अरेस्ट, लेकिन अब वहां पुलिस वाला उसको नॉन कॉग्जिनेटिव ट्रीट करेगा। कोर्ट भी कहता है उसको नॉन कॉग्जिनेटिव ट्रीट करना, क्योंकि आपने कहा, कोर्ट ने सुना, आदेश दे दिया, अभी कोई एविडेंस प्रथम दृष्टया नहीं मिला है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं सिविल और क्रिमिनल वाले भी। अब जैसे मान लो कहीं तुम गमन किए हो, तो कोर्ट को ऐसा लगता है ना कि प्री जुडिक्शन वाला काम कर देते हैं। प्री जुडिक्शन वाला कैसे? एक हाउस है, अब जैसे मान लो महिला और हस्बैंड वाइफ के बीच में ही लड़ाई हो गई है, या भाई भाई में ही हो गई है, तो नहीं होता आउट ऑफ द कोर्ट वाला, बैठ के काउंसलर है वहां पर, वो लोग हैं, ज्यूरीज हैं, समझाएंगे, देखो ऐसा ना करो, ऐसे ऐसे कर लो। कोर्ट जाओगे, टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा, ठीक है, तुमको गलती हो गया, तुम मारे हो, तुम डांटे हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, सुनो तुम धमकी दी हो, तुम चोरी की हो, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, सबको ये सब समझाया जाएगा पूरा कुछ, है ना। उसके बाद भी तुमको ना हम तो जाएंगे, तो जाओ, चलो अब ये दरवाजा है, एक काले कोर्ट वाले को पकड़ लो, फाइल ले लो और चालू करो तारीख पे तारीख। क्या दिक्कत है? तो प्री जुडिक्शन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, पावर टू रिव्यू लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, और ये तो बहुत गजब, हर लेक्चर में मैंने आपको बोला, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी वाला मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। उन्होंने कहा कि कल से जो है राज्यों को पेमेंट नहीं जाएगा, जो राजा है सब, ठीक है, अगले महीने से। अब इसके लिए लॉ पास कर दिया, वो लोग पहुंच गए कोर्ट, भाई साहब। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा नल एंड वॉइड, एक शब्द होता है कोर्ट का, जहां लिखा वॉइड, खारिज, खत्म। तो तुम 3 महीना में के लॉ बनाए होगे, 3 मिनट में कोर्ट ने कहा खत्म, मंगल भवन मंगल हरी हो गया उसका। ईगो पे ले ली, 2 बार की, 2 बार कैंसिल कोर्ट ने। कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, बुला भी सकता था, बार बार ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अब ये अपना डिस्क्रिटरी पावर इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक गैजेट निकाल दी, जा राजे नहीं हो, ये तुम घोषित कर सकते हैं ना। जब राजे नहीं तो पेमेंट क्या? समझ गया कि नहीं समझ गए? उसी केस पे मानहानि वाला मुकदमा भी हो गया था उनके ऊपर, एक प्रचार को लेकर। तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने बुला दिया था, कोर्ट ने कहा भी था 4 दिन के लिए प्रधानमंत्री हैं आप। कितने दिन? 4 घंटा में काम हो गया। हाँ, अरे प्रधानमंत्री को हटाना कौन सा बड़ी चीज है? प्रधानमंत्री को सिर्फ दोषी साबित कर दीजिए किसी केस के अंदर, किसी केस में आप साबित कर दीजिए, पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी उनके साथ। ये तो दिक्कत है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ तो पढ़ाए थे ना पावर में, कि किसी भी तरीके की इलीगल केस में अगर वो सजा मिली, जैसे ही घोषित हुआ सजा किसी भी मेंबर को, जैसे ही सजा घोषित हुई, वो सजा 2 साल से 1 दिन या 2 साल भी है, तुम्हारा मेंबरशिप तुरंत चला जाएगा, तुरंत। राहुल गांधी के साथ यही तो हुआ था, डिफेमिंग केस के अंदर 2 साल की सजा थी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्टेन क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से सिर्फ इतना पूछा कि आखिर इस मामले में मैक्सिमम सजा होती है 2 साल की, तो आपने क्या देखा कि इनको मैक्सिमम दिया? हाईकोर्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। समझ में आया? इसलिए उनकी सजा पर रोक लगा दी गई ह्यूमन राइट्स के नाम पे, कि भाई मैक्सिमम देने का कोई तो ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, डिफेमिंग है ये, पर मैक्सिमम क्यों? अब ना हम हाईकोर्ट को गलत वहां कह रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की विवेक पर कोई प्रश्न उठा रहे हैं, हम लोग कौन होते हैं, लेकिन मतलब एक डिबेटेबल पॉइंट है ये। उन्होंने कहा मैक्सिमम क्यों?
आप 1 साल 11 महीना भी दे सकते थे, 1 साल 10 महीना भी दे सकते थे, 1 साल 11 महीना 29 दिन भी दे सकते थे। 2 साल आपको मालूम है कि देंगे तो मेंबरशिप चला जाएगा। इनके मेंबरशिप से वहां की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और डेमोक्रेसी जुड़ी हुई है। तो जो बात एक बड़े आकार को प्रभावित करती है वहां पर आपको सोचना चाहिए, है ना। वहां फिर इलेक्शन होंगे, पैसा खर्चा होगा, लोगों ने वोट दिया था, ये सब कुछ। तो जैसे ही आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई, मेंबरशिप ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो जब तुम मेंबर ही नहीं रहोगे तो पोस्ट कहां से रहेगा? क्लियर है? इन लोगों के साथ यह संभव नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आपके जो है हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, ना ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये संभव नहीं है कि आप कोर्ट में FIR दर्ज करा दो या फिर थाने में और तुरंत ये हट जाए। इंपीचमेंट एंड देन एक्ट हैज टू बी प्रूव्ड। ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है। चले आगे, चलिए। कैन डिक्लेयर्ड लॉ अल्ट्रा वाइव नल एंड वॉइड, मैंने बोला अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, क्लियर है ना। चलिए, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? टू हियर एंड डिसाइड अ केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेंच ऑफ मिनिमम 5 जजेस इज रिक्वायर्ड। समझ में आया? संवैधानिक किसी बात पे अगर कोई तर्क हो जाएगा तो संविधान पीठ के मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे, 5-7 ऐसे बैठते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशनल को ही लेकर, किसी ने कंप्लेन कर दिया था कि सेक्युलर शब्द 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बहस की बात हुई और क्लियर कट 5 लोग बैठे थे, उन्होंने पूरा 5-0 से जजमेंट दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है अमेंडमेंट करने का, और वो अमेंडमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? उसके अलावा और भी कई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे डिसीजन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ पीठ जब भी बैठती है, चीफ जस्टिस उसमें रहते हैं, मतलब उसमें वहां कॉन्स्टिट्यूशन रहता है सामने में, समझ लीजिए। उसमें हर बात संवैधानिक तथ्यों के आधार पर होगी। एक एक लाइन तुमको संविधान की लाइन से लिखा हुआ मिलेगा, बिना लॉ का स्टूडेंट समझ भी नहीं पाएगा कि क्या जजमेंट आया है। वो प्रचार में, न्यूज में तुमको मिल जाएगा बोलने के लिए एक छोटा सा मैसेज, लेकिन वहां एक एक लाइन कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के दिया जाएगा। ठीक है ना? Apart from the legislature, the Supreme Court also has the power to review any executive order or action, declare them null and void if they go against the Constitution. जैसे यूपी में आया था नाम लिखने वाला, मैंडेटरी वाला, याद आया था ना? तुरंत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी वो लोग पहुंचे तो वहां से आ गया। ये सब नहीं कर सकते आप। क्लियर है? बात समझ में आई? किसी भी डिसीजन पे ऐसा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे, ऐसी डिक्लेयर्ड नन एंड वॉइड and the Banking Companies Act 1969, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था उसको नल एंड वॉइड किया। ठीक है? In August 1999, the SC held the merit should be sole criterion of admission to the postgraduate and other higher course in medical and engineering, declared the related act null and, क्या आप यहां रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकते? और ना कोई बाइक पास पोल इधर उधर से घुसाने वाला व्यवस्था लगाएंगे। सिंपल सी बात है, मेरिट का क्राइटेरिया था जब प्रथम दृष्टया इसको बनाया गया था। आयोग ने वहां लिख के दिया है कि 10 साल तक बदलाव नहीं होगा। तो किस आधार पर आप ये बदल रहे हैं? नहीं होगा। जो नया नियम आया था उसको, ऐसे यूपी गवर्नमेंट में टीचर वाली वैकेंसीज आई थी, रिजर्वेशन को लेकर चैलेंज वहां कर दिया लोग, 8 साल 5 साल 6 साल लगा, क्लियर कर दिया उन्होंने कि रिजर्वेशन सही से दिया नहीं गया है। उतने लोगों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया है 1.5 साल में भरो, जैसे मन करे वैसे भरो। 1.5 साल में नहीं भरोगे तो सूखोज नोटिस हो जाएगा। समझ गए? अच्छा देखो, उत्तर प्रदेश में सभी जगहों का नाम बदल गया है। प्रयागराज हो गया ना इलाहाबाद का, कोर्ट का नाम क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। सुना आपने प्रयागराज हाई कोर्ट? नहीं बदल सकते आप नाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्लियर है? चलिए, इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉ मे बी रिलीजियसली वर्क एंड द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली बाउंड टू अराइज, देयरफॉर द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू जुडिशियल रिव्यू। क्यों? एक लोकतांत्रिक देश के अंदर धार्मिक, जैसे धर्म मानते हैं ना, उस आधार पर कानून का नियम का पालन होना चाहिए। और समय समय पर जब भी किसी के अंदर वाद विवाद होगा तो कौन तार्किक रूप से बताएगा कि आप सही हैं कि हम? ऐसा अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। क्लियर है? उसी को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। लेजिस्लेचर में नॉट पोजेस द विजडम, एक्सपीरियंस एंड इमोर्टलिटी दैन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन व्हाट द लॉ मीन्स थ्रू इट इमेंडेड जज। क्या बोल रहा है कि कोई भी लेजिस्लेचर इतना बुद्धिमता और एक्सपीरियंस इंपॉलिटी लिख दिया कि रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन कि कानून का क्या मतलब है, इसलिए यह काम प्रबुद्ध जजों पर ही सौंप दिया गया है, क्योंकि वो किसी भी पोस्ट, पद या वोट वर्च्यू से प्रभावित नहीं होने वाले। सबसे बड़ी चीज क्लियर है ना? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आर रिकॉर्डेड फॉर एविडेंस एंड
टेस्टिमोनियली, टेस्टिमोनियली में समझते हो हम जैसे छात्रों को पढ़ने के लिए भी, क्लियर है, वकीलों के लिए भी, बाकी जजेस के लिए भी, दे आर इन द नेचर ऑफ प्रेसिडेंट्स एक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट में। ऐसी जगह पर हम जाएंगे तो वहां दिखा सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में इस तरीके से किया था, हुजूर को सुनना पड़ेगा। समझ में आया? Have to be given similar decision in similar case. SC judgments cannot be questioned when they are produced before any subordinate. मान लो हम लेकर आ गए किसी XYZ तरीके का जजमेंट, अब विज्ञान का बिल कराना, हाई कोर्ट में लेके आया बिल, जज मान साहब एकदम माने नहीं, एकदम हूबहू मिलना चाहिए, मतलब उससे जजमेंट मिल रहा हो उस कंडीशन में। हमको खाली इतना प्रूफ करना है कि कंडीशन सेम है। अगर जज साहब ने मान लिया कि हाँ सेम है, तो जज साहब एक लाइन नहीं जाएंगे जजमेंट, वही जजमेंट देना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पे दिया था। क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर दिया, अगले दिन का हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है ना? इफ अ पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट, द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन ऑफ द गवर्नमेंट, बिटवीन टू और मोर स्टेट एंड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सब जानते हैं आप, डिस्प्यूट कैसा हो सकता है? दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, दो सरकारों के बीच हो सकता है, लोकल सेंट्रल के बीच हो सकता है, स्टेट सेंट्रल के बीच में हो सकता है, सरकार लोगों के बीच में हो सकता है। क्लियर है ना? All above mentioned disputes are resolved by Supreme Court through a original and appellate jurisdiction. Clear? चलिए, अंडर द आर्टिकल 136, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल ग्रांट है किस चीज का? अपीलेट का। कैसे? जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया, किसी भी तरीके के जजमेंट को आप अपीलेट कर सकते हैं। कहां पे? However, this power has to be exercised only under the exceptional circumstances. SC has laid down the following reputes. अब एक बात समझ लीजिए, ऐसे तो कोई भी जजमेंट आएगा पहुंच जाओगे सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन गड़बड़ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? SC के पास ये पावर है। पहला, सिविल केसेस तब जब क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। उस मामले में जो मामला है, जैसे मान लो मंदिर, मस्जिद, रास्ता है ना, स्वास्थ्य, सामुदायिक शौचालय, सिंचाई, सड़क, ऐसी चीजें जो बड़े मास जनता, तब हो सकता है। इन क्रिमिनल केस ओनली एक्सेप्शनल स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जब इनजस्टिस हुआ हो, और कोई भी क्रिमिनल कपार फोड़ दिया और तुमको सजा मिला, पहुंचो सुप्रीम कोर्ट, सर हमको सजा दे दी, हम सर नहीं फोड़े थे, ऐसा नहीं होने वाला है। बड़ा मामला जैसे आरुषि वाला मैटर हुआ था, कोई जो नेशनल इंटरेस्ट का मैटर बन रहा हो, ऐसी चीजों को ही आप लेके जा सकते हैं जजमेंट के खिलाफ। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? Supreme Court could quash the decision of tribunal when the tribunal has exceeded its jurisdiction or adopted a procedures which news against the principle of nature of justice. मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी बातों को पलट देगी जो कि न्याय व्यवस्था के अंतर्गत नया लाया हो, उसके सिद्धांत से कोई लेने देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोर्ट के अंदर किसी भी तरीके से मोबाइल फोन वगैरह मिल गया, समझ रहे हैं मेरी बात, बार बार पेरोल मिल रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जो नेचर ऑफ जजमेंट में नहीं है, ऐसा कह दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कुछ ऐसा जजमेंट मिल जाए, अब आपने बहुत बड़ा क्राइम किया हो और बहुत छोटा सजा मिले, ऐसा कुछ भी ऐसी 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 चीजें लगती है जो प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट में नहीं है ना। जैसे सजा मिलेगा तो कहेंगे ऐसा है, अब यहां से इनको स्कॉर्पियो से जेल ले जाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं ना? स्पेशल ट्रीटमेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बड़े, ऐसा भी होता है, कई बड़े क्रिमिनल्स होते हैं जिनके जान का खतरा होता है या वो भाग जाएंगे तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, तो आप वहां जा सकते हो, पर सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसा करना पड़ रहा है। क्लियर है ना सभी लोगों को? गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम लोग पहले से जानते हैं इस बात को कि एनी सिटीजन जिसके राइट वायलेट हो रहे हैं वो सीधे डायरेक्टली इन्फोर्समेंट ऑफ राइट के लिए वहां पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इश्यू ऑर्डर फ्रॉम द रिट्स। क्लियर? चलिए, पहला क्या है? हिबिस्कस कॉर्पस। याद आ रहा है क्या बोला था? हिबिस्कस कॉर्पस फ्रीडम है किसी भी सिटीजन को, कैसा कि पर्सन हैज बीन अनलॉफुल डिटेन बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन बाय द स्टेट और पुलिस, किसी व्यक्ति ने पकड़ा है, किसी ग्रुप ने पकड़ा है या पुलिस ने पकड़ लिया है, कानूनी रूप से गलत है, सुप्रीम कोर्ट सीधे पहुंच जाइए। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट इशू द रिट टू प्रोसीड टू बॉडी ऑफ दैट पर्सन फिजिकली प्रेजेंस हु हैज बीन अनलॉफुली, क्या बोलेगा? ऐसा है, उस आदमी को ले क्या, ये तो दरोगा जी जिसको आप पकड़ के अंदर रखे हैं ले आइए, उसके बाद बात होगा कि आप क्या किए हैं नहीं किए। समझ में आया? जानते हैं ना, किसी को अगर 24 घंटे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, थाने में रख के डायरी एंट्री नहीं होती है, ले जाने के 24 घंटा पहले एंट्री किया जाता है। अगर आप प्रमाणित कर देंगे 2-3 दिन से थाने में रखा गया है किसी भी तरीके से,
और डायरी एंट्री नहीं, दरोगा जी के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। छोटे से मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट तो बड़ा बात होता है कि 2-3 दिन से रखा गया, चलान वालान नहीं कर रहे हैं। अगर उसने कुछ भी किया है, मर्डर भी किया है, तुम 3 दिन से रखे क्यों हो? कौन अधिकार दिया तुमको? 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लाओ, दिखाओ, वो तय करेंगे कि इनका क्या करना है। पुलिस रिमांड होगा कि जुडिशियल? तुम कैसे थाने में रख लिए? मिला क्या पुलिस रिमांड? इसलिए तो अक्सर ऐसा करते हैं, एक आध दिन लेट कर देंगे, ट्रैफिक दिखा देंगे, लॉ एंड ऑर्डर दिखा देंगे, अपनी मेडिकल अब ऐसा थोड़ी ना है। अब आप इतना जज भी बोलने के लिए भी तो चाहिए ना भाई साहब, जज है वो ना। अब वहां पर ले कहेंगे सर मेरी कल फीवर हो गया था, मुझे तो कल लेके नहीं आया, तो दूसरा पुलिस कहां था? कई मामले हैं संडे को कोर्ट भी चलती है, ऐसे मामलों में स्पेशल जजेस बैठते हैं बेल वगैरह के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बोलने वाले से ऊपर वाले फादर इंडिया है ना। In Latin word it means we order. It is a command or an order from a superior court or a lower court administrative authority to perform certain. Clear है? चलिए, provision issued by a superior court of a lower court to stop proceeding in the case which might be excess of jurisdiction of the lower. आप ऐसा कोई केस लोअर कोर्ट में आ गया और चल रहा है, आपको लगता है कि इस मामले में लोअर कोर्ट की अवमान्य नहीं बनती है या उसका अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है, या ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, आप बड़े कोर्ट में हाई कोर्ट पहुंच जाइए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, वहां जाकर आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा मामला अगर देख लेता है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो तुरंत ऑर्डर होगा कि भाई साहब इस केस को ट्रांसफर करिए, ऊपर आपके अधिकार से बाहर है। क्लियर? रिट क्या है? इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू जुडिशियल अथॉरिटी डिजायरिंग टू बी इन्फॉर्म व्हाट इज गोइंग, क्या चल रहा है बताइए। ठीक है, बैलेंस ले सकते हैं नीचे से, क्या चल रहा है उस केस में। तो इट इज अपीयर्ड सिमिलर टू रिट ऑफ प्रोविजन, देयर इज अ डिफरेंस। प्रोविजन इज इशूड व्हेन प्रोसीडिंग आर गोइंग ऑन, व्हाइल कार्ट्रोज इज इशूड व्हेन द ऑर्डर हैज बीन ऑलरेडी पास्ड बाय द लोअर कोर्ट। दोनों में डिफरेंस है, सिटियोरी में और उसमें आप देखेंगे ना, सिटियोरी में और क्या है प्रोसीडिंग्स में, दोनों में डिफरेंस है आपके प्रोविजन में। प्रोविजन तब जब वो मामला चल रहा है, ठीक है, जायजा लेने के लिए, और सर्टियोरी तब चलेगा जब वो मामला सजा दिया, चाहे आप जजमेंट दिया जा चुका है। कोर्ट वारंट है ना, बाय व्हाट आर ड्यू। दिस रिट प्रिवेंट पब्लिक ऑफिसर्स फ्रॉम फ्रॉडुलेंटली और रॉन्गली होल्डिंग अ हाई पब्लिक ऑफिस। क्लियर है? यही आपने पढ़ा था, याद है आपको, टाइटल वेटल वाला याद आ रहा है? Administrative and supervisory function. Appoint officials and staff of Supreme Court, Chief Justice of India, or by any other judges of authorized by CGI. Make rules regarding the conduct of advocate, other person appearing before it. Also make rules regarding the fees and charge in respect of proceeding in the court. बड़ा आसान है, सिंपल है। वकील की नियुक्ति, प्रोसीडिंग उनकी नियुक्ति, रूल्स रेगुलेशन, पैसा पेमेंट, ये सभी चीज। सिंप्लीफाइड प्रोसीडिंग रिगार्डिंग PIL। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एग्जाम्पल अलग सर ने आपके किया था, जो नील वाला, याद आ रहा है? ऐसा कोई मामला जिसमें आप गरीब हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते, सबको मालूम है कि कोर्ट में पैसा लगता है। अब ऐसा कोई मामला जो किसी बहुत सार्वभौमिक लोगों का, किसी समाज, किसी क्षेत्र, किसी वर्ग का है, वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, पैसे के अभाव में या समय के अभाव में। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इंडिया का या ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहाफ पर केस फाइल कर सकता है, उसको हम कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्लियर है? किसी को परेशानी है? जॉली LLB देखे हो ना कि नहीं देखे हो? PIL ही तो डालते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट वाज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट इफ द रिकमेंडेशन वाज मेड विदाउट कंसल्टेशन ऑफ 4 सीनियर जजेस। क्लियर है? 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से अगर नहीं किया गया है तो कोर्ट बाइंडिंग करेगी कि यू कैन नॉट डू द रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ द judges. This is all about the Supreme Court of India having 34 judges. Clear? With including Chief Justice of India. Clear? तो सर्वोच्च अदालत के बारे में क्लियर हो गया। DPP बनाकर लाएंगे, डाउट जो होगा हमसे मिलेंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।